हमास ने इसराइल के ऊपर 5,000 के करीब रॉकेट्स फायर किए, जिसके नतीजे में इसराइल ने भी गज़ा के ऊपर अटैक कर दिया और उसके नतीजे में बहुत सारे जानो माल का नुकसान हुआ है। और अब इसराइल ने ये ऐलान भी कर दिया है कि हम ज़मीनी कार्रवाई करने लगे हैं, गज़ा के ऊपर अटैक करने लगे हैं और गज़ा के रहने वाले जितने भी लोग हैं, वहाँ पे लाखों लोग रहते हैं, उनको उन्होंने वहाँ से नकल मकानी करने का कह दिया है। और इसके साथ ही साथ मीडिया की रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि इसराइल जो है वो गज़ा के ऊपर फास्फोरस बम्बों का भी इस्तेमाल कर रहा है, जो कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ के अंडर ममनू है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस जंग की हिस्ट्री क्या है, ये मामला कहाँ से शुरू हुआ और क्या कभी ये ख़त्म होने का नाम लेगा या नहीं। वेलकम टू लीगल ऑडिसी। मैं हूँ आपका होस्ट एहसन सलीम मंच। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 1047 बिफोर क्राइस्ट से, जब जेरूसलम और पैलेस्टाइन में किंग सलमान की हुकूमत थी और उसने 1047 बिफोर क्राइस्ट में वहाँ टेम्पल माउंट बनवाया। बाद में 586 बिफोर क्राइस्ट में बेबीलोनियंस की हुकूमत आई, जिन्होंने उस टेम्पल माउंट को गिरा दिया। और फिर पर्शियंस की हुकूमत आई, जिन्होंने उसको दूसरी दफ़ा तामीर करवाया और उसका नाम रखा सेकंड टेम्पल। फिर रोमन एम्पायर आती है और वो उस सेकंड टेम्पल को भी गिरा देती है, लेकिन उस सेकंड टेम्पल की सिर्फ दीवार बचती है। ये वो वक्त था जब ज्यूज़ के ख़िलाफ़ नफ़रत जो थी वहाँ उरूज पर थी और ज्यूज़ वहाँ से अपनी जान बचाकर यूरोप की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। और ये वही वक्त था जब इस खित्ते में हज़रत ईसा की विलादत हुई। हज़रत ईसा ने वहाँ क्रिश्चियनिटी की तबलीग शुरू कर दी, जो ज्यूज़ को हज़म नहीं हुई। और फिर जो हुआ सब जानते हैं, इसलिए ज्यूज़ और क्रिश्चियंस के दरमियान नफ़रत पैदा हो गई। ये वो वक्त था जब रोमन किंग के फौत होने के बाद साल 306 में उसका बेटा कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट रोमन किंग बना। कॉन्स्टेंटाइन जब किंग बना तो वो ज्यूज से बड़ी नफरत करता था, क्योंकि उसको क्रिश्चियनिटी पसंद थी और उसको पता था कि इन्होंने हज़रत ईसा के साथ क्या किया है। इसलिए उसने ज्यूज़ को मारना शुरू कर दिया और ज्यूज़ अपनी जान बचा के यूरोप और बाकी दुनिया में भागना शुरू हो गए। और जिस जगह पे ज्यूज़ ने हज़रत ईसा को था, उस जगह पे उसने चर्च ऑफ होली सेपल्कर बनवाया। दोस्तों, ये चर्च ऑफ होली सेपल्कर जो है, ये मस्जिद अक्सा से कोई 2 किलोमीटर के वक्फे पे वाक़ है। इसके बाद 638 एडी में अरब्स ने आके पैलेस्टाइन के ऊपर हमला किया और रोमन्स को शिकस्त दे के पैलेस्टाइन के ऊपर कब्जा कर लिया। उस वक्त में भी ये जो जगह है जिसको यरूशलेम कहते हैं, ये इन तीनों मज़ाहिब यानी मुसलमान, क्रिश्चियंस और ज्यूज़, इन तीनों के लिए अहमियत की हामिल थी, क्योंकि वहीं मस्जिद अक्सा, डोम ऑफ द रॉक, वेस्टर्न वॉल और होली सेपल्कर का चर्च भी वाक़ है। इसके बाद चलते हैं ईयर 1891 में, जब एक ज्यू राइटर जिसका नाम लियोन पिंस्कर था, उसने एक बुक लिखी ऑटो एमेंसिपेशन। उसमें उसने कहा कि सहयूनियों को एक अलग रियासत बना के देनी चाहिए। और उस वक्त ये मूवमेंट शुरू हुई कि सहयूनी जो हैं, ज़ायोनिस्ट जो हैं, इनके पास एक अलग रियासत होनी चाहिए जिसमें ये आज़ादी से रह सकें और अपने सारे काम कर सकें, क्योंकि यूरोप में भी इनको वो इज़्ज़त नहीं मिलती थी, ना बाकी दुनिया में इनको बराबरी के राइट्स मिलते थे। और यही वो वक्त था जब ज़ियोनिज़्म मूवमेंट भी स्टार्ट हुई। फिर साल 1914 में जंग अज़ीम अव्वल शुरू होती है, जिसमें बरतानिया और जर्मनी एक दूसरे के मुखालिफ थे और फ़लस्तीन में उस वक्त सल्तनत उस्मानिया कायम थी। सल्तनत उस्मानिया जर्मनी को सपोर्ट कर रही थी और बरतानिया जो है वो ज़ियोनिज़्म को यानी सहयूनियों को सपोर्ट कर रहा था, और इनके साथ यूएस और यूएसएसआर की सपोर्ट भी शामिल थी। 1918 में जंग अज़ीम अव्वल ख़त्म होती है और जर्मनी को शिकस्त हो जाती है। इस शिकस्त के बाद सल्तनत उस्मानिया 1922 में ख़त्म होती है और पैलेस्टाइन के खिते में ब्रिटिशर्स रूल करना शुरू कर देते हैं। और यही वो वक्त था जब ज्यूज़ ने सारी दुनिया से पैलेस्टाइन में मूव होना शुरू किया। और 1922 में पैलेस्टाइन की जो आबादी थी वो 7.5 लाख थी, जिसमें अरब्स ज़्यादा थे और बाकी क्रिश्चियंस और ज्यूज़ की आबादी बहुत ही कम थी। इन ज़ायनिस्ट्स को इस खित्ते में आबाद करने के पीछे ज्यू नेशनल फ़ंड का बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने उनको फंडिंग प्रोवाइड की ताकि वो वहाँ पे ज़मीनें और प्रॉपर्टीज़ ख़रीद सकें और आबाद हो सकें। दोस्तों, ये वही वक्त था 1922 का, जब ब्रिटिशर्स का एक वाइट पेपर लीक हुआ, जिससे ये पता चला कि ये ब्रिटिशर्स जो हैं ये डबल गेम खेल रहे हैं।
जो ये उस वक्त करते थे कि डिवाइड एंड रूल। तभी अरब्स को ये पता चल गया कि ये जो पार्टीशन की बात हो रही है, ये सारी हमारे साथ एक गेम रची जा रही है ताकि यहूदियों को यहाँ आबाद किया जा सके। 1919 से लेके 1923 तक बहुत ज़्यादा तादाद में यहूदी जो हैं वो आके फ़लस्तीन में आबाद हुए, और 1933 से लेके 1936 तक 1,76,000 के करीब ज्यूज़ जो हैं वो पैलेस्टाइन में आके आबाद हुए। दोस्तों, ये वही वक्त था जब हिटलर यूरोप में ताकत में आ रहा था, और उसी दौरान उसने यूरोप में करीब 60 लाख के करीब ज्यूज़ को कत्ल भी किया, जिसको होलोकॉस्ट कहते हैं। और उस ज़माने में ज्यूज़ यूरोप से अपनी जानें बचाकर पैलेस्टाइन में बहुत बड़ी तादाद में शिफ्ट हुए, जिसके नतीजे में ये सामने आया कि बाद में ज्यूज़ की आबादी इस खित्ते में अरब से भी ज़्यादा बढ़ गई थी, और इसी दौरान वर्ल्ड वॉर टू शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर टू में अरब्स ने जर्मनी को सपोर्ट किया और ज्यूज़ ने सपोर्ट किया यूके, यूएस और यूएसएसआर को। दोबारा वर्ल्ड वॉर टू जो है वो जर्मनी हार गया, और वर्ल्ड वॉर टू के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस वजूद में आई। यूनाइटेड नेशंस का वजूद में आने का मकसद ये था कि दुनिया में अमन कायम किया जाए और फ्यूचर में ऐसी जंगों से बचा जाए और मुल्कों के दरमियान पैदा होने वाली नफ़रत को रोका जा सके। ये वही वक्त था जब ज्यूज़ अपने इनाम का वेट कर रहे थे कि उन्होंने वर्ल्ड वॉर टू में यूके, यूएस और यूएसएसआर का साथ दिया था, और ये वही वक्त था जब यूके, यूएस, यूएसएसआर ये वो कुव्वतें थी जिनकी यूएन में सुनी जाती थी। और ऐन उसी वक्त ब्रिटेन फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेलफोर्ड ने लॉर्ड रॉथशिल्ड को एक ख़त लिखा, जिसको बेलफोर्ड डिक्लेरेशन भी कहते हैं, जो कि वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूएन को अर्नेस्ट बेवन की तरफ से भिजवाया गया, जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी था। दोस्तों, ये 67 अल्फाज पर मबनी बेलफोर्ड डिक्लेरेशन इस सारे फसाद की जड़ बना। इसमें यूएन को ये कहा गया कि यूएन को फ़लस्तीन को दो हिस्सों में तकसीम करके एक सहयूनी रियासत भी बनानी चाहिए, जिसमें ज्यूज़ का एक अलग मुल्क होगा। इसके नतीजे में यूएन ने फ़लस्तीन में एक 11 मुल्कों पर मबनी कमेटी भेजी, जिसके बाद यूएन ने इस खत्ते का एक नया नक्शा जारी किया, जिसमें एक रियासत इसराइल थी, एक फ़लस्तीन का खित्ता था और एक जेरूसलम का हिस्सा था जो यूएन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था। इसके नतीजे में यूएन में वोट्स हुए और रेजोल्यूशन 181 यूएन ने अडॉप्ट किया, जिसमें इसराइल 1948 में एक नई रियासत के तौर पर कायम हो गया। इस वक्त अपनी स्क्रीन पे जो आप नक्शा देख रहे हैं, ये उससे पहले 1946 का नक्शा है, जिसमें इसराइल का वजूद नहीं था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1947 का जो नक्शा जारी किया गया, उसमें इसराइल को वो जगहें भी दे दी गई जहाँ पे ज्यूज़ की पॉपुलेशन सिरे से थी ही नहीं। दोस्तों, इस बंटवारे के बाद बरतानिया वहाँ से चला गया, लेकिन अरब मुल्कों को ये बात बिल्कुल हजम नहीं हुई कि वहाँ यहूदियों की एक रियासत कायम कर दी गई है और उनको वो इलाके भी दे दिए गए हैं जहाँ अरबों की अक्सरियत है। इसी वजह से अगले ही दिन अरब मुल्कों ने मिल के इसराइल पे हमला कर दिया। उन अरब मुल्कों में इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, सऊदीया, लेबनान, यमन, इराक, ये सारे शामिल थे। लेकिन इसराइल ने इन सारे मुल्कों को शिकस्त दे दी और उससे भी ज़्यादा लैंड के ऊपर कब्जा कर लिया। इसके बाद 1950 में इसराइल ने एक नया लॉ बनाया, जिसको लॉ ऑफ रिटर्न कहते हैं, जिसके तहत उन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में जितने भी ज्यूज़ रहते हैं वो जब चाहें इसराइल वापस आ सकते हैं, और वापस आने पर उनको इसराइल की नेशनैलिटी दी जाएगी। और ये वो स्टैंप है जो उनको जारी की जाती थी जब वो इसराइल वापस आते थे। दोस्तों, 1964 में अरब मुल्कों ने इजिप्ट में मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसको पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सियासी और अस्करी तौर पर फ़लस्तीन की क़यादत करना और इसराइली क़ुव्वतों से जंग करना था। अब 1967 आ गया जब इजिप्ट ने तिरान के मुकाम पर इसराइल की तमाम एक्सपोर्ट्स को बंद करवा दिया, और अब उनको ख़तरा था कि इसराइल हम पे हमला करेगा, इसलिए अरब मुल्कों ने मिलकर इसराइल के ऊपर हमला करने की सोची। इसको 6 डे वॉर भी कहते हैं। लेकिन हैरान कुन तौर पर इसराइल को कहीं से पहले ही खबर मिल गई कि ये मुल्क हम पर हमला करने वाले हैं, और उन्होंने पहले ही एक्शन करते हुए इन तमाम अरब मुल्कों को अकेले ही हरा दिया और उस तिरान के साथ जो इजिप्ट का इलाका था उसके ऊपर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन बाद में यूएन ने ये इलाका इजिप्ट को वापस दिलवा दिया। फिर 1969 में यासिर अराफात पीएलओ के चेयरमैन बन जाते हैं।
یاسر عرفات کے پی ایل او کے چیئرمین بننے کے بعد پی ایل او نے اسرائیل کے اوپر حملے شروع کر دیے اور گوریلا وار شروع کر دی اور ان کے پلینز ہائی جیک کرنا شروع کر دیے۔ دوستو 1968 سے لے کے 1977 تک 29 پلینز پی ایل او نے ہائی جیک کیے تھے، اور پی ایل او کے جو فائٹرز ہوتے تھے وہ زیادہ تر لبنان میں جا کے رہتے تھے، کیونکہ فلسطین یا وہ علاقے جہاں پہ اسرائیل کی چلتی تھی وہاں ان کی جان کو خطرہ ہوتا تھا۔ لیکن اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا جب 18,000 کے قریب لوگوں کو انہوں نے مارا، جس سے پی ایل او بہت کمزور پڑ گئی۔ اب 1993 میں اوسلو اکارڈز سائن ہوئے وائٹ ہاؤس میں، جس کے تحت ویسٹ بینک اور غزہ جو ہے وہ پیلسٹائن کو دے دیا گیا اور یاسر عرفات کو اس کا پریزیڈنٹ بنا دیا گیا۔ اوسلو پیس اکارڈ کے بعد پی ایل او کو لگ رہا تھا کہ اب امن قائم ہو جائے گا، لیکن اسرائیل نے اپنی کارروائیاں جاری رکھی اور مزید لینڈ کے اوپر وہ قبضہ کرتے گئے۔ اس کے نتیجے میں 1987 میں حماس وجود میں آئی، جس کو سارے عربز نے سپورٹ کیا۔ حماس ایک ملیٹنٹ گروپ تھا جس نے آتے ہی اسرائیل کے خلاف گوریلا وار شروع کی اور وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا، اور اب نوبت یہ آ گئی کہ پچھلے دنوں میں انہوں نے اسرائیل کے اوپر 5,000 کے قریب راکٹس فائر کیے، جس کے نتیجے میں اب یہ جنگ دوبارہ تازہ ہو گئی ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ برطانیہ نے جہاں جہاں حکومت کی وہاں وہ ایسے سوال کیوں چھوڑ گیا جس سے نہ ختم ہونے والی لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں اور لوگوں کے ہیومن رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں اور ان کی جانیں جاتی ہیں، جیسے پاکستان اور انڈیا کے درمیان مسئلہ کشمیر ہو یا پیلسٹائن اور اسرائیل کے درمیان یہ تنازع ہو۔ اس سوال کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ دوستو، حال ہی میں یہ سامنے آیا ہے کہ اسرائیل نے غزہ میں پانی، بجلی اور گیس جیسی سپلائیز بند کر دی ہیں، جس سے وہاں پہ لوگوں کا رہنا دشوار ہو گیا ہے، اور وہاں پہ فاسفورس بمب بھی استعمال کیے جا رہے ہیں، جس سے وہاں سانس لینا بھی محال ہے۔ تو یہ اس طرح کے اقدامات جو ہیں وہ انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لاء کے متنافی ہیں اور جنگی قوانین ان کی اجازت نہیں دیتے، بلکہ ان کو جنگی جرائم کہا جاتا ہے۔ اب جنگی جرائم کیا ہوتے ہیں اور وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جن کو جنگی جرائم کہا جاتا ہے، میں اپنی اگلی آنے والی ویڈیو میں اس کو تفصیلی طور پر ڈسکس کروں گا۔ دیکھتے رہیے گا میرا یوٹیوب چینل اور اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں تو نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔